वगैरह खराब तो नहीं आ रही? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श पांडे और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पॉज करना है, पेन तो लिया ही नहीं मैंने, पढ़ाऊँ। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो है हम लोग एनसीईआरटी का बेस कवर करने वाले हैं, प्लस हम लोग सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर करने हैं जो बच्चे, उनके लिए एक वन शॉट टाइप का एक वीडियो रह सकता है ये। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अभी हम लोग जो प्लांट तक का पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा पहले रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन द पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी से और सीयूईटी दोनों लेवल के लिए। तो अगर बात करें एनसीईआरटी के लिए ही बात करें तो अगर आप बच्चे आप मेडिकल आगे प्रोफेशन फॉलो करते हो तो आपको 11th-12th के अंदर भी ये चैप्टर दिखाई देगा, है ना, और जो काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू और वेटेज कैरी करता है नीट के लिए भी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स पढ़ेंगे। और टाइप्स के अंदर जितने आते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। विजन क्या होता है, बडिंग क्या होता है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हम लोग ह्यूमन का पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन अगर हम कुछ भी कहें तो सीधी सीधी सिंपल सिंपल है कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। मतलब क्या कि हम अगर देखें ये बहुत सिंपल चीजें हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन जो है जैसे कि आपके मम्मी पापा ने रिप्रोड्यूस किया तो आप बने हो। ठीक है, सेम यही चीज जो है नेचर फॉलो करता है और कॉन्टिन्यूटी में ऐसा करना जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो अगले पॉइंट में हम लोग समझ लेंगे क्यों जरूरी है। क्योंकि रिप्रोडक्शन क्यों है, इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो अर्थ पे रहे, कॉन्टिन्यूटी बना के रहे और उनके जेनेटिक वेरिएशन जो है वो स्टेबिलिटी लेके आए हर एक स्पीशीज के अंदर। ठीक है, साथ के साथ हर एक स्पीशीज जो है वो इवेल्युएशन मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ, मतलब हर एक स्पीशीज जो है अपनी अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, अपनी अपनी क्या कहते हैं वैल्यूज के साथ इवेल्युएट होते रहे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं आपका डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए हम लोग समझ लेते हैं। आपने ये देखा होगा सेल है, सेल के अंदर एक ये है डीएनए आपका। ठीक है, अब देखो डीएनए क्या होता है। डीएनए को अगर हमें समझना है बेसिकली तो पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया डीएनए क्या है। अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी मटेरियल और अ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। मतलब क्या कि एक टाइप का ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिट करने के लिए हेरिडिटी का मटेरियल, मतलब जो आपका इनहेरिटेंस मटेरियल है वो एक पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स में जाने के लिए, मतलब पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफर करने के लिए आपका डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो डीएनए को हम लोग क्या मानेंगे, डीएनए को हम लोग जो है डीएनए को जो है ये सेल है और ये सेल के अंदर ये डीएनए है। तो डीएनए जो है वो एक क्लास का वो बच्चा है जो कॉपी भी नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं कि सेल जो है ये सेल है और सेल के सेल पूरी क्लास है, दो सेल है। अब एक सेल को डिवाइड करना है जब, तो सेल अपनी एक कॉपी बनाता है। तो जो सेल है वो कॉपी करता है और जो उसके ऑर्गेनल्स हैं जैसे गोल्जी एपरेटस हो गया और आपका राइबोसोम हो गया, ये सब कॉपी बनाते हैं। लेकिन जो डीएनए है वो कॉपी नहीं बना पाता ड्यू टू सम एरर्स, और इन्हीं एरर्स को हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर करने वाले थे वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर वेरिएशन नहीं होगा बच्चे तो आपके जो मदर फादर हैं
उनके जैसे ही आप सेम दिखोगे, फादर जैसे हैं वैसे ही आप दिखोगे, मदर जैसे हैं वैसे ही दिखोगे। लेकिन वेरिएशन क्यों जरूरी है? वेरिएशन भी जरूरी है बिकॉज all sexually reproducing organisms show variations, and variation is differences present between the individual of same species or different species। ठीक है, अब इसके जरूरी क्या है, ये जरूरी क्यों है, ये एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेरिएशन जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूजफुल और एक होता है नॉट यूजफुल। ठीक है, तो पहला है यूजफुल। ठीक है, पहला है नॉट यूजफुल, सॉरी नॉट यूजफुल। तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा कि आप बताइए कि विच वेरिएशन इज नॉट यूजफुल, which variation is not useful uh, um, अब कुछ वेरिएशंस जो होती हैं वो यूजफुल नहीं होती हैं। ठीक है, तो वेरिएशन भी दो टाइप की होंगी, एक होती है यूजफुल, एक होती है नॉन यूजफुल। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ये, अब इसको हम बोलते हैं मौत। मौत नहीं, मौत नहीं, मौत, मौत। तो जो मौत होता है वो जो उसका इनहेरिटेंस था उसके साथ वो जो बार्क होती है ट्री की उसके जैसा दिखाई देता था। ठीक है, तो ये छुप जाता था इसके अंदर, और छुपने के कारण ये बच जाता था जो इसको खा सकते हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स उनसे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसके अंदर वेरिएशन आया और इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, और वेरिएशन आने की वजह से अब इसको लोग खा जाते हैं, तो मौत की मौत हो गई। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और इसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें एक एग्जाम्पल बताइए जिसके अंदर वेरिएशन जो है वो नॉट यूजफुल है, तो हम मौत का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मौत का नहीं, मौत का। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरिएशन जो है वो क्यों जरूरी है। तो हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है कि जो ह्यूमंस हैं वो बंदर से बने हैं। जैसे कि आपका दोस्त जो है वो अभी भी बंदर ही है। ठीक है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि हम लोग बंदर से बड़े बड़े होते हुए अभी इंसान बन चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम अगर हम बात करें इसी चीज में कि ये इंपॉर्टेंस क्या रखती है, जो मैंने पहले भी बताया, इंपॉर्टेंस ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है कि वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो अपने बॉडी टाइप को और आपके अंदर के सिस्टम को। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम इससे एक और चीज याद रख सकते हैं कि आप जब हिली एरियाज में जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सांस जो है वो धीरे धीरे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन जो लोग वहाँ पे ही पहले से ही रह रहे हैं, जो 10-10 साल 20-20 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये उनके डीएनए में वेरिएशन ले आते हैं। तो वेरिएशन जो है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है अडेप्ट करने के लिए, चेंजिंग, और जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने के लिए हेल्प करती है। तो वेरिएशन जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू स्पीसीज एंड देयर बाय हेल्प्स इन इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आगे हम लोग को हेल्प करती है इवैल्यूएशन होने में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से बना है। ठीक है, इसमें एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म चाहिए। दूसरा है सेक्स, इसमें 2 ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड है। ठीक है, दूसरा इसमें नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, इसका गैमेट्स से कोई लेना देना नहीं है, इसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं होता। इसमें होता है, इसमें मेल होता है एक और एक फीमेल होता है। ठीक है,
अगर हम बात करें आगे तो इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता। अभी फ्यूजन का मतलब बताऊंगा क्या होता है। और फ्यूजन का मतलब सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये है कि गैमीट जो मेल का है और फीमेल का है उन दोनों का मिक्सचर हुआ और फ्यूज हुआ और एक नई एंटिटी या नई बॉडी बनी। ठीक है, तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल ए सेक्सुअल के अंदर कोई फ्यूजन नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन होता है। ठीक है, उसके बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है माइटोटिक डिवीजन फॉलो करता है। बट ये जो है माइटोटिक और मियोटिक दोनों डिवीजन फॉलो करता है। ठीक है, और इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इट प्रोवाइड्स ऑफस्प्रिंग्स दैट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। मतलब क्या कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ना के बराबर होती हैं। मतलब जो उनके पेरेंट होते हैं डिट्टो कॉपी जीरोक्स कॉपी होते हैं उनके बच्चे भी। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं विल हैव सम कैरेक्टर्स from male parent and other from female parent and some changes some characters may not be present in either of the parents। मतलब कुछ आपके पापा के डीएनए से आए हैं, कुछ मदर के डीएनए से आए हैं, प्लस कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो दोनों के अंदर से नहीं आए हैं, खुद आपकी डीएनए ही एंटिटी ने बनाया है। ठीक है, छठे पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन। म्यूटेशन यहाँ पे बड़ा है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीन। ठीक है, अभी जीन हम समझ लेंगे बच्चे क्या होता है जीन। तो सडन चेंज किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीन के अंदर चेंज आना उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो चेंज है वो रैंडम है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो चेंज है वो मोर चांसेबल है। ठीक है, सातवें पॉइंट के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन एनिमल। ठीक है, और सातवें पॉइंट में यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है? हाईली यूजफुल है नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, आठवें पॉइंट में क्या है कि इट अकर बाय बडिंग फ्रेगमेंटेशन स्पोरुलेशन। अभी इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि होता क्या है। और यहाँ पे क्या है? पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन हम लोग करते हैं, ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। सेम पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन फ्लावर्स या प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो वो भी हम अभी कवर करते हैं। अब देखिए हम लोग एक एक करके हम लोग ये कवर कर लेते हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप जो होता है वो होता है फिजन। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो फिजन जो है ये एक यूनिसेलुलर एंटिटी के अंदर होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोन में आएगा आपका एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम ये जो चार हैं ये जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजन। ठीक है, अभी हम लोग इनमें से एक का हम लोग टाइप करके भी देखेंगे। तो फिजन के अंदर क्या है? पेरेंट बॉडी जो पेरेंट की एंटिटी बॉडी है वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल के अंदर। और डॉटर सेल जो होती हैं दोनों जो होती हैं डॉटर सेल एंड ईच वन देन ग्रो इनटू एन अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या है कि जो पेरेंट है उससे डायरेक्टली दो डॉटर सेल डिवाइड हो गई और दोनों डॉटर सेल आगे अडल्ट का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो फिजन के भी दो टाइप होते हैं। फिजन एक होता है आपका बाइनरी फिजन और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन या मल्टी सेलुलर फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन के अंदर एग्जांपल आपका जो है वो है अमीबा का, पैरामीशियम का और यूग्लिना का। यूग्लिना अगर आपने नहीं सुना है तो यूग्लिना एक टाइप का प्लांट ड्राइव्ड स्पीसीज है जो बैक्टीरिया का ही एक टाइप है।
लेकिन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए ये एक टाइप का एक्सपेक्टेशन है सॉरी, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो है उसके अंदर क्या होता है, पेरेंट जो है वो दो और नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल्स में अंदर चेंज हो जाता है। और ड्यूरिंग बाइनरी फिजन जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो टेक प्लेस होती है, और उसके वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में चेंज हो जाता है, और दोनों पार्ट से दो दो डॉटर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अमीबा जो है वो इस टाइप का कुछ दिखता है, पैरामीशियम इस टाइप का दिखता है, और यूग्लेन जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये इस टाइप का ग्रीन ग्रीन टाइप का दिखता है। अगर हम बात करें आगे, तो बाइनरी फिजन जो अमीबा के अंदर होती है वो इस टाइप की होती है कुछ, कि लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं इसके अंदर। उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, फिर बीच में से बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, फिर ये एकदम देखिए यहाँ से एकदम अलग अलग दिखने लग गया, फिर धीरे 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 ये अपना साइज बढ़ाएगा यहाँ से, और उसके बाद ये इरेगुलर अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग देखिए, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ बाइनरी फिजन है, ये सबके अंदर अलग अलग है। ये शायद मेरे ख्याल से पैरामीशियम के अंदर दिखाया और यहाँ पे अमीबा के अंदर दिखाया है, ठीक है। तो फिजन के अंदर जो दूसरा टाइप है वो है मल्टीपल फिजन, और मल्टीपल फिजन में कोई एक पेरेंट से सिस्ट की फॉर्म में बहुत सारे डॉटर सेल्स निकलती हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन जो है उसके अंदर क्या है, डिवीजन होगा एक पेरेंट का, और जिससे बहुत सारे स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स निकलते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम आपका जो मॉस्किटो होता है, तो मॉस्किटो में जो एक मच्छर होता है मलेरिया में, तो मलेरिया जो है आपको कभी ना कभी हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है। मलेरिया में एक मॉस्किटो जो है वो आपको काटता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एनोफिलेस, फीमेल एनोफिलिस। तो फीमेल एनोफिलिस जो काटती है और जो काटने के बाद आपके बॉडी में छोड़ती है जहर, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत सारे टाइप में आपकी बॉडी में आ सकता है, और जो आपके मॉस्किटो मलेरिया के काटने से आता है उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये वही है, और ये आपकी बॉडी में जाने के बाद, प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में जाने के बाद कैसे कैसे रिएक्शन करता है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो आपको जो चीज़ होती हैं, चिल माहौल आ जाता है या आपको बुखार हो जाता है, ये सारा इस चीज़ के अंदर ही कवर्ड है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। when the condition become unfavorable and a tough coat called cyst is formed in the cell, तो सेल के अंदर एक सिस्ट बन जाती है, और थोड़े टाइम बाद ये सिस्ट फट जाती है, और जो इसके अंदर के स्पोर्स हैं या सॉइल सेल्स हैं बाहर आ जाते हैं, और वो और ज़्यादा डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी रैपिड ग्रो करती है। उसके बाद हम समझेंगे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन का एक छोटा सा डिफरेंस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो 1 मिनट में कवर करेंगे। बाइनरी फिजन जो होता है, एक न्यूक्लियस सेल जो है वो दो में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे क्या है कि एक न्यूक्लियस सेल जो है वो डायरेक्टली दो या दो से ज़्यादा मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो रही है। यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है, ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। यहाँ पे जो डिवीजन है वो एकदम इक्वल है, 2 इंडिविजुअल्स बनेंगे और मल्टीपल डिवीजन, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट मल्टीपल इंडिविजुअल्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, है ना, और आफ्टर वन कायरोनेसिस, कायरोनेसिस का मतलब होता है आपका जो कार्योन है, या मतलब मान लेंगे साइटोप्लाज्म है वो टूट रहा है, काइनाइसिस, नाइसिस जहाँ पे वर्ड आता है वहाँ पे मतलब वो उसी को तोड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म कैन डिवाइड ओनली आफ्टर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन या काइनोकाइनेसिस, ठीक है। और इसके अंदर बाइनरी फिजन के अंदर एग्जांपल आता है अमीबा का, और मल्टीपल फिजन के अंदर आता है प्लाज्मोडियम का, ठीक है। बच्चों आगे जो हम पढ़ेंगे वो है बडिंग। बडिंग बहुत सिंपल है। बडिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा
ये बेसिकली हाइड्रा के अंदर आता है। तो हाइड्रा का जो प्लांट होता है उसमें एक छोटा सा बर्ड या छोटा सा एक प्रोजेक्शन लाइक फॉर्म जो है वो फॉर्म होने लग जाता है, और थोड़े टाइम बाद ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और इस फेज पे आने के बाद वो टूट जाता है और वो अलग हो जाता है। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो यही है, ईस्ट बैक्टीरिया। और मल्टी सेल्यूलर के अंदर एग्जाम्पल है फ्लैटफॉर्म, फिश और सी एनीमिया और हाइड्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो बडिंग के अंदर हमें पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन भी सेम है। इसके अंदर क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है लाइक स्पायरोगेरा, और इसके अंदर म्यूटेशन के कारण, सॉरी मैचुरेशन के कारण, मैच्योर होने के कारण इसके अंदर जो स्मॉल पीस होते हैं उसका दीज पीसेस एंड फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। तो मतलब इन्हीं के जो जो पहले की स्पीसीज है वो एक रूप ले लेती है और ग्रो होने के बाद एक अलग इंडिविजुअल बन जाती है। इसके अंदर भी हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हैं और स्पायरोगेरा का। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे एक नॉर्मल क्या कहते हैं स्पायरोगेरा का फॉर्म है, और इसके अंदर स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो ये बाद में टूट के दो बन जाता है, मतलब यहाँ से टूट गया तो ये दो अलग अलग बॉडी सेपरेट बन गई। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है कि स्पायरोगेरा जो है ब्रेक इनटू मैनी पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू अ कंप्लीट फिलामेंट एंड दिस फिलामेंट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन में क्या है कि एक एनिमल की बॉडी है कोई भी, और एनिमल की बॉडी ग्रो करती है और अपने ऑर्गन्स को अपने जो इसके अंदर क्या है, रीजनरेशन के अंदर एक एनिमल है हैज पावर टू ग्रो द लॉस्ट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी एनिमल के अंदर ऐसी पावर दे रखी है कि अगर उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन कट गया है या उससे दूर है या उससे वो लॉस्ट हो गया है या उससे टूट गया है तो वो उसको रीग्रो कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली पावर भी इनके पास मिली हुई है। स्टारफिश और स्पाइडर्स के अंदर ये पावर होती है। और अगर ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स और पीस ऑफ देयर बॉडीज कैन ग्रो इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल्स। मतलब क्या, अगर कोई किसी का एक ये वाला पार्ट कट गया है तो इस वाले पार्ट से एक नया इंडिविजुअल तैयार हो सकता है, तो एक से दो तैयार हो सकते हैं। ठीक है, ये होता है रीजनरेशन। उसके बाद रीजनरेशन एक प्लेनेरिया का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, ये इंडिविजुअल था, इसको 3 भाग में काट दिया, ये तीनों भाग से नए नए इंडिविजुअल बन गए, तो ये प्लेनेरिया का एग्जांपल है। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, आपने देखा होगा कि आपके क्या कहते हैं ब्रेड जो होती है उसके अंदर स्पोर वो लग जाती है, फंगाई लग जाती है, फंगस लग जाती है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो राइजोप्स का एग्जांपल है। और राइजोप्स जो है हम यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनिज्म in many fungi at the time of spores formation a swollen structure known as sporangium develop at the top of fungi hyphae. ठीक है, और these spores are small, light, variously colored with different fungi. These spores germinate to give rise to new fungus after falling on a suitable substrate. तो होता क्या है कि जब आपके ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह को आप थोड़े टाइम तक छोड़ देते हो तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, और जो फंगस है उसका भी ऐसे ऐसे टाइप है कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम हाइफी बोलते हैं, जो स्पोरेंजियम उसको बोलते हैं, जिसके अंदर और सारी डॉटर्स या स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे, और बाकी जो स्पोर्स होते हैं जब ये स्पोरेंजियम फटेगा तो अंदर से स्पोर्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, इसका एग्जाम्पल राइजोप्स है। ठीक है, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ प्रोपग्यूल्स। प्रोपग्यूल्स के अंदर हम लोग लेते हैं एग्जांपल लीव्स का, रूट्स का और स्टेम का। ठीक है, तो इससे ही आपका आगे का जो नीट वगैरह के लेवल का 11th क्लास का चैप्टर भी तैयार होता है। ठीक है, तो लीव्स, रूट्स और स्टेम्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेशन और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वाला जो है वो अभी हम लोग पढ़ के देखेंगे, आर्टिफिशियल जो है वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे कि आर्टिफिशियल में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो नेचुरल वाले के अंदर बड़ा सिंपल है। नेचुरल वाले के अंदर क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन प्रोपगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं
ग्रोन विदाउट विच विच ग्रोन विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, जिसके अंदर हमें ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एग्जांपल आता है स्टेम के ट्यूबर्स का। स्टेम के ट्यूबर्स हमारे आलू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम लोग ने देखा है कि आलू के अंदर एक ट्यूबर या आई लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो आई लाइक स्ट्रक्चर है इसको अगर हम लोग काट के मिट्टी के अंदर दबा दें तो इससे एक आलू का प्लांट बन जाता है, जिससे हम लोग को आलू जो है वो अंडरग्राउंड सॉइल के नीचे मिल जाता है थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सेम ऐसे ही रूट के अंदर देखा जाए तो बाय रूट अगर देखा जाए तो हमें लोग को सेम ऐसे ही स्वीट पोटैटो भी मिलता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो मिलता है, ट्यूबरस रूट्स। ठीक है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, ट्यूलिप, ये सब फ्रेशी रूट्स के एग्जांपल हैं। सेम ऐसे ही है, क्या है, रूट्स हैव बर्ड्स विच डी अटैच एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इनके डायरेक्टली रूट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मिट्टी के अंदर दबा देंगे और उससे एक एग्जांपल मिस रिलेट ना हो जाए, ट्यूबर्स होता है पोटैटो के अंदर, और जो पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स होता है मतलब जो आई लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग मिट्टी में गाड़ते हैं, हम लोग रूट को नहीं गाड़ते, लेकिन रूट को हम लोग स्वीट पोटैटो में गाड़ते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स में स्वीट पोटैटो ही नहीं है, डहेलिया भी है, ट्यूलिप भी है। ट्यूलिप एक टाइप का फ्लावर है। ठीक है, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही है। अगर हम लीव्स की बात करें तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर लीव्स नीचे जमीन पे गिर जाएं तो उसके अंदर एक बर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ये बर्ड है वही बाद में एक पूरे पूरे प्लांट का फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आता है ब्रायोफाइलम। आप ब्रायोफाइलम याद कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेशन। तो आज ही आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या है, पहली बात तो ये एक अडॉप्टेड मेथड है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में बनाया गया है, मतलब ह्यूमन बीइंग ने उसको बनाया है। दूसरा, ये एक फास्टर मेथड है। और तीसरा, इट इज फॉर गार्डनर्स एंड नर्सेस। मतलब क्या, जो गार्डनर्स है या थोड़ा सा जो प्लांट और प्लांट या ग्रोइंग या क्या कहते हैं, नर्सेज, एक टाइप के नर्स वगैरह वो करती हैं। ठीक है, तो जैसे नर्सरी वगैरह जो बनाते हैं उनके लिए ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ठीक है, बाकी आजकल तो सब लोग करते हैं। ठीक है, कटिंग वेजिटेशन। तो कटिंग वेजिटेशन में हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। कटिंग वेजिटेशन में हम लोग जो प्रोपोग्यूल है, जैसे कि हम लोग उसके पेरेंट प्लांट को कट करते हैं, और जो प्लांट का जो पार्ट है उसको हम डायरेक्टली सॉइल के अंदर दबा देते हैं और उससे एक न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग स्टेम को काट दें तो ये इसके अंदर आ जाता है एग्जांपल रोज का, बनाना का, कैक्टस का। ठीक है, क्रिस्थैनमस का, ग्रेप्स, ऐसी सारी चीजें उगाई जाती हैं। ऐसी ट्यूब शुगर केन भी उगाया जाता है। ठीक है, शुगर केन में मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए, तो शुगर केन के लिए क्या है कि ये शुगर केन की पूरी डंडी है, और शुगर केन की जो डंडी है बीच बीच में नोट्स होते हैं। तो हम लोग इसके पूरे जो शुगर केन है उसको हम लोग डायरेक्टली सॉइल के अंदर डाल देते हैं, और जो ये नोट्स हैं उससे एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, ऐसी रूट की कटिंग होगी तो रेसबेरी, ब्लैकबेरी, डहेलिया, फिग और लिलैक। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं रूट की कटिंग के। ठीक है, अगर हम लोग लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग में भी मॉड लेयरिंग होती है, माउंट लेयरिंग में क्या है, ये एक प्लांट था, उसकी एक डाली को लेके आए और उसको गाड़ दिया जमीन में। थोड़े दिन बाद क्या होगा, ये प्लांट अलग हो जाएगा और ये प्लांट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो माउंट लेयरिंग का एग्जांपल बस इतना ही मतलब है। ठीक है, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक प्लांट हमने ले लिया कोई और दूसरा प्लांट ले लिया कोई और। ठीक है, अब हम लोग थोड़े टाइम बाद ये वाले प्लांट को इस वाले प्लांट के अंदर चिपका के और इसके अंदर टेप लगा देंगे या किसी चीज से बांध देंगे इसको। थोड़े टाइम बाद ये वाला फ्लावर, ये वाला जो प्लांट है वो उग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एडवांटेज क्या है, तो सीधा सीधा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो बड़ा सिंपल है, ये क्विक है, चीप है, मेथड बहुत ही चीप है, और इससे हम लोग डिजीज फ्री प्लांट बना रहे हैं। मतलब क्या, इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता,
इसमें हमें ज़्यादा टेक केयर नहीं करनी पड़ती है, टेक केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है वैसे तो, ठीक है। और लेकिन इससे कोई डिजीज प्लांट नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत प्लांट में जो डिजीज हो सकती है जो नेचुरल वेजिटेशन में होती हैं, हम लोग देखते हैं कि 100% जो चीज़ें उगाई जाती हैं उसमें से पूरा 100% हम एक्सट्रैक्ट यूज नहीं कर पाते ह्यूमन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो डिजीज फ्री प्लांट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो करेक्टर चाहते हैं कि ऐसा करेक्टर हो, एग्जाम्पल के लिए आप समझते हैं कि आजकल जो टमाटर आता है वो जो है एक लेयर, थिक लेयर वाला टमाटर आता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो विदेशी टमाटर है इस टाइप का बोलते हैं, वो ऐसा टमाटर है जो आर्टिफिशियल वेजिटेशन के थ्रू बनाया गया है। और उसमें क्या है कि हमने खुद सोचा है कि किसान के लिए थिक टमाटो होना चाहिए, कि अगर वो 10 दिन नहीं भी बिक रहा तो किसान को वो लॉस ना हो, ठीक है। इसी टाइप का डिजायर करेक्टर हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू बना सकते हैं। ये जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स होते हैं, और इसके अंदर सर्वाइवल रेट जो होता है ऑलमोस्ट 100% होता है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज लगने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो होता है एक टाइप का ऐसा कल्चर मीडिया, हम लोग ने एक प्लांट के बीज को या ऐसे एक प्लांट को हमने दिया, और उस प्लांट को हमने सारे मीडियम दिए जो उसको सॉइल में करने चाहिए, हमने उसको पानी में दे दिया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पानी के अंदर हम लोग ने जितना उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए थे, जितना उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए थे, उसको पानी चाहिए था, उसको मिनरल चाहिए थे, उसको विटामिन चाहिए था, सब हमने दे दिया उसको, ठीक है। तो उसने क्या किया, दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और सेल्सस, ठीक है। द सेल अस और कैलस is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े भी हैं, जो क्या होते हैं आपके क्या कहते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मेंटेन करवाते हैं या बनवाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो द प्लेटलेट्स आर देन प्लेस्ड इनटू द सेल एंड they can grow into mature plant, and these techniques are commonly used for ornamental plants, banana, egg plant और rose। egg plant का मतलब होता है जो आप ब्रिंजल खाते हो उसको egg plant भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो मैंने अभी तक बताया उसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में कहूँ तो मैंने पहले एक प्लांट को मीडियम दिया, ठीक है, जो मैंने बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट सब दे दिया। उसके बाद इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसफर करने के बाद मैंने उसको अलग मीडिया प्रोवाइड किया। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे देखो प्लांट का मॉड्यूल आने लग गया। थोड़े टाइम बाद और क्या हुआ, ये और बड़ा होने लग गया और बड़ा होने लग गया, और धीरे 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 उसने एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लांट का रूप ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अब जो है वो है क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडिविजुअल जो है इन्वॉल्व्स सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो ईच पेरेंट हैं प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल सेक्स सेल्स लाइक जर्म सेल्स, ठीक है। तो जो जर्म सेल्स होते हैं उनको हम लोग गैमीट्स भी बोलते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, और गैमीट्स का जो है फ्यूजन होता है उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने एक चीज नहीं डिस्कस की है, एक चीज डिस्कस नहीं की है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो डीएनए में हम लोग ने डीएनए पढ़ लिया था कि डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है हेरिडिटी मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को आगे ले जाता है, ठीक है। हम लोग ने ये नहीं पढ़ा कि क्रोमेटिन क्या होता है। जो क्रोमेटिन है आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्रोमोसोम आ जाओ। तो क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर, जिसके पार्ट के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है एक ऑर्गेनिज्म का। तो एक टाइप से ये मान लो कि क्रोमोसोम का एक पार्ट है डीएनए, ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें जीन की, तो जीन एक फंडामेंटल यूनिट होता है हेरिडिटी का, और जीन एक पर्टिकुलर पार्ट होता है डीएनए का जिससे हम लोग एक नया प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है।
हर एक जीन जो होता है एक अलग प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आप क्लास 12th के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, या हेरिडिटी और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब देखिए, हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग फ्लावरिंग प्लांट तक पढ़ेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पहले फ्लावर बना लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्लावर का जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे कैसे होता है। तो ये सबसे पहले इसके लिए हम लोग को फ्लावर का डायग्राम याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है। ठीक है, हम लोग क्या है कि यहाँ पे याद करेंगे ये फ्लावर फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर के अंदर ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो है स्टिकी स्टिग्मा के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, ये स्टिकी स्टिग्मा है। और इसके अंदर जो होता है आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो इसके अंदर के अंदर दो दो नहीं चार, ठीक है, चार वेल लाइक स्ट्रक्चर वाले, चार वेल लाइक स्ट्रक्चर वाले 4 बेल लाइक स्ट्रक्चर वाले यहाँ पे और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथर एंड फिलामेंट। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एंथर। ठीक है, और नीचे जो है ये उसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, इसको हम दोनों को कंबाइंड जो है वो बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, और इसी स्टेमन को हम लोग बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव या ऑर्गेनिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब ये एंथर एंड फिलामेंट, अब एंथर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, अब पॉलिनेशन जो है एक टाइप का प्रोसेस है। पॉलिनेशन भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज अ सिंपल प्रोसेस बाय विच अ pollen grain transform from the anther to stigma of same flower or another flower। तो ये बड़ा ही सिंपल है इसका। अगर हम लोग थोड़ा आगे जाके पढ़ें, पॉलिनेशन में हम लोग ने यहाँ पे पढ़ना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमन और स्टिग्मा, स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल और इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो है बहुत बहुत अलग अलग टाइप से भी होता है। विंड के थ्रू हो सकता है ना। पहला तो विंड के थ्रू मोस्ट कॉमन है, दूसरा वाटर के थ्रू, तीसरा एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। तो कैसे भी हो सकता है। पॉलन ग्रेन जो है बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी प्लांट के ऊपर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ऑन करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो पॉलिनेशन ही होता है, जो फर्टिलाइजेशन के आगे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम लोग पहले फ्लावर की बात कर ले। तो फ्लावर जो है उसके अंदर हम अगर हम बात करें तो ये हमने बना लिया। और इसको अब एक बार हम लोग अगर हम बात करें तो हम बात करें फ्लावर के बारे में। तो हम लोग ने फ्लावर पढ़ लिया। फ्लावर कैसे पढ़ा हमने? हमने बनाया ये। ठीक है, अब हमने बनाया फिलामेंट, उसके बाद हमने बनाया, हाँ ले लूँगा कोई बात नहीं। ठीक,
उसके बाद फिलामेंट, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास है उसके बाद हमारे पास है थैलेमस। इस वाले नीचे पार्ट्स को हम बोलते हैं पेडिसिल, इसको हम बोलते हैं थैलेमस, इसको हम बोलते हैं कार्पल, सॉरी इसको हम बोलते हैं कार्पल, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टल, ठीक है, जो कि हम लोग आगे यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिस्टल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है स्टिग्मा और दूसरे अंदर होता है ओवरी, ठीक है। और स्टाइल ये वाला पार्ट होता है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बगल में होता है एंथर और फिलामेंट। एंथर ये है और फिलामेंट ये है, ठीक है। उसके नीचे ये सेपल है और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। और ये नीचे जो है ये है सेपल, ठीक है। ये जो नीचे पत्ते हैं इनको हम बोलते हैं सेपल, नीचे जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल, ठीक। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेक्चर के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं यूट्यूब की वीडियोस को, और आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।